हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नर्सिंग ऑफिसर्स एंड टुडे वी विल स्टार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो पहला सिस्टम है जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि आपको पता है ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू मैमल्स, और मैमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिसका मतलब हुआ कि हर एक प्रोसेस के लिए कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम होता है। आज जो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं दैट विल बी डाइजेशन, और डाइजेशन में जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेशन कौन सी प्रोसेस होती है, डाइजेशन किसको बोलेंगे? जो हम बायोमोलिक्यूल्स कंज्यूम करते हैं या हम फूड जो कंज्यूम करते हैं वो कम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स का बना होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं। उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना होता है, जैसे कि हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं या डाइसेक्राइड्स हैं या अमाइनो एसिड्स हैं या हमारे पास फैटी एसिड्स या ग्लाइसरॉल हैं। और फिर आगे जाके वो नेक्स्ट सिस्टम में, जिसको हम रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, उन सब्सटेंसेस को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ किया जाता है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सो विल स्टार्ट विथ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हेल्प करे इन द डाइजेशन ऑफ फूड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड्स, या हम लिख सकते हैं बायोकेमिकल मेथड्स। थ्रू मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स। बायोकेमिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है, मतलब केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं ताकि हम इन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करें, या मैकेनिकल फोर्स का यूज़ किया जाता है ताकि हम इन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को या बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करें और फिर उसको आगे जाके एब्जॉर्ब करें। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं, और जो सिस्टम इसमें हेल्प करता है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, जिसकी हमें स्टडी करनी है। देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो वो पाथवे होता है जिसके थ्रू फूड पास होता है फ्रॉम माउथ, जो ओपनिंग होती है उसको हम माउथ बोलते हैं, जहाँ से फूड एंटर होता है, टू ऑल द वे टू एनस, ऑल द वे टू एनस, जहाँ से वेस्टेज जो होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बाहर निकलता है। जो ये पाथवे होता है फ्रॉम माउथ टू एनस, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एट्स एट एनस। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, इसी पाथवे के थ्रू डिफरेंट प्लेसेस पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो वो बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करे, उनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे जैसे हम एक एक स्टार्ट करके एक एक ऑर्गन पढ़ेंगे, जिस जिस ऑर्गन में जो जो ग्लैंड प्रेजेंट होगा उसी उसी ऑर्गन के साथ वो वाला ग्लैंड हम स्टडी करेंगे, और उस ग्लैंड की सिक्रीशन की कंपोजिशन क्या है वो भी स्टडी करेंगे। चलिए, जो हमारा पहला ऑर्गन है जो हमारा पहला ऑर्गन है जो ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसको हम माउथ बोलते हैं। जो ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की उसको हम माउथ बोलते हैं। माउथ किसको कहेंगे? ये एक ट्रांसवर्स ओपनिंग होती है, या हम कह सकते हैं ये एक ट्रांसवर्स सिल्ट है जो गार्डेड होती है बाय अपर एंड लोअर लिप। ठीक है, जो गार्डेड होती है बाय अपर एंड लोअर लिप। ठीक है, ये नोज के नीचे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट जस्ट बिलो द नोज। जो फूड होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में इंटर होता है वाया माउथ। माउथ के बाद जो है आपको जो पार्ट दिखाई देता है वो आपके टीथ दिखाई देते हैं, लेकिन टीथ और लिप्स के दरमियान एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टीथ एंड लिप्स, जिसको ये समझना आई ये कौन सी स्पेस है, वो अपनी उंगली, वो अपने दांत, दोनों दांत ऊपर और नीचे के दांत मिला के अपनी उंगली अपने लिप्स और दांतों के बीच में डाल सकता है टुवर्ड्स हिज मोलर्स। जो आपकी उंगली जिस स्पेस में प्रेजेंट है उस स्पेस को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वेस्टिब्यूल में अगर ऊपर की तरफ दांतों के सामने से और लिप्स के अंदर से अगर आप अपनी टंग डालोगे, वहाँ पे एक आपको जॉइंट जैसा मिलेगा, एक मस्कुलर या स्किन मस्कुलर जॉइंट जैसा मिलेगा, जिसको हम सुपीरियर लेबियल फ्रेन्युलम बोलते हैं। सुपीरियर लेबियल फ्रेन्युलम जो होता है ये अपर लिप को गम्स के साथ जोड़ता है। ठीक है, अपर लिप को गम्स के साथ जोड़ता है। अगर आप नीचे वाले जो नीचे नीचे वाला जा होता है, उसके जो आगे वाले इंसाइजर्स होते हैं या आगे वाले जो आपके टीथ हैं, उसके बाहर से अगर आप अपनी टंग डालोगे, अपनी टीथ के बाहर से अगर आप अपनी टंग डालोगे जो आपके नीचे वाले टीथ हैं, लेकिन लिप के अंदर से अगर आप टंग अपनी डालोगे तो आपको नीचे से भी एक मस्कुलर जॉइंट जैसा दिखेगा, उसको हम इन्फीरियर लेबियल फ्रेन्युलम बोलते हैं। ये जो इन्फीरियर लेबियल फ्रेन्युलम होता है ये ज्वाइन करता है लोअर लिप को गम्स के साथ। तो आपने वेस्ट माउथ पढ़ा, एक ट्रांसवर्स सिल्ट होती हैं जो गार्डेड होती हैं अपर एंड लोअर लिप, ये ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की। उसके बाद हमने वेस्टिब्यूल पढ़ा। वेस्टिब्यूल जो होता है ये स्पेस होती है जो प्रेजेंट होती है बिटवीन द योर टीथ एंड योर लिप्स। ठीक है, इसी वेस्टिब्यूल में जो ऊपर वाला साइड होता है, अपर लिप जो होता है और टीथ के दरमियान एक जॉइंट जैसा, मस्कुलर जॉइंट जैसा प्रेजेंट होता है, उसको हम सुपीरियर लेबियल फ्रेन्युलम बोलते हैं। अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगा। जो लोअर लिप में जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको हम इन्फीरियर लेबियल फ्रेन्युलम बोलते हैं। आगे बढ़े, अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखोगे, ये देखिए, ये जो यहाँ से स्पेस प्रेजेंट है, ये जो आपके टीथ है, ये आपके टीथ है,
और ये आपके लिप्स हैं, लिप्स और टीथ के दरमियान जो स्पेस प्रेजेंट है इसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये देखिए, ये जो आपके गम्स हैं, गम्स और टीथ, गम्स और लिप्स को एक जॉइंट जैसी मस्कुलर शेप्ड जॉइंट जैसा मिला रहा है, इसको हम सुपीरियर लेबियल फेनुलम बोलते हैं। जो नीचे से ये जॉइंट प्रेजेंट है वेस्टिब्यूल में, इसको हम इन्फीरियर लेबियल फेनुलम बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी वेस्टिब्यूल, ये आपकी वो वाली केविटी हो गई जिसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। उसके बाद एक और केविटी प्रेजेंट होती है जो आपके टीथ के अंदर के साइड से प्रेजेंट होती है, उस केविटी को हम बकल केविटी बोलते हैं। जो बकल केविटी होती है, जो बकल केविटी होती है उसमें तीन पार्ट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, उसमें आपको तीन पार्ट्स दिखेंगे। एक तो आपका पैलेट हो गया, जो ये अपर रूफ होता है इसको हम पैलेट बोलते हैं। दूसरा आपका टंग हो गया, ठीक है, टंग आप सबको पता है। तीसरे आपके जो यहाँ से टीथ हो गए, जो लेटरल पार्ट से इस केविटी को गार्ड करते हैं। जो ऊपर से रूफ है इस केविटी का उसको हम पैलेट बोलते हैं। जो साइड से इसको गार्ड करता है दैट विल बी टीथ। और जो इसके अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट है उसको हम टंग बोलते हैं। ये तीन ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बकल केविटी में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो पैलेट होता है इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ बकल केविटी। पैलेट जो होता है ये बकल केविटी का रूफ फॉर्म करता है। ठीक है, पैलेट अगर आप देखोगे, पैलेट की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे, पैलेट जो होता है ये असल में दो पार्ट्स का बना होता है, या दो दो पैलेटाइन प्लेट्स मिलके एक पैलेट बना होता है। दो पैलेटाइन प्लेट्स को मिला के एक पैलेट बना होता है। असल में जो जब फीटल लाइफ होती है, ये जो दो पैलेटाइन प्लेट्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ मिलके एक पैलेट बनाते हैं। इसका आपको सबूत मिलेगा, जो ये दो पैलेटाइन प्लेट्स हैं इनके बीच में एक रिज रिज जैसी है जिसको हम पैलेटाइन रिज बोलते हैं। ये दो पैलेटाइन प्लेट्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। देखिए बेटा, कभी कभी क्या होता है, जब फीटल लाइफ में ये जो पैलेटाइन प्लेट्स या पैलेटाइन बोन्स जो हैं दे फेल टू ज्वाइन, कभी कभी जो है ये दोनों मिल नहीं पाते हैं किसी कंडीशन की वजह से। ये जो पैलेटाइन बोन्स हैं, दो पैलेटाइन बोन्स जिनको आगे जाके एक पैलेट बनाना था, वो मिल नहीं पाते हैं, और इस कंडीशन को हम क्लिफ्ट पैलेट बोलते हैं। इस कंडीशन को हम क्लिफ्ट पैलेट बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें दो पैलेटाइन बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते, और इस कंडीशन को हम क्लिफ्ट पैलेट बोलते हैं, और फिर सर्जरी के मदद से इस कंडीशन को ठीक करना पड़ता है। अगर आप अपनी टंग को अपने पैलेट की तरफ रोल करोगे, या अपने टंग से अपने पैलेट को फील करोगे, जो पैलेट का आगे वाला पार्ट होगा वो आपको रफ दिखेगा, जो पैलेट का पीछे वाला पार्ट होगा वो आपको स्मूथ दिखेगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे पैलेट जो होता है उसके दो पार्ट्स बनाए गए हैं, या उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो आगे वाला रफ वाला पार्ट होता है उस पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम पैलेटाइन रूगे बोलते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम पैलेटाइन रूगे बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं आगे वाले पैलेट में? ताकि जो हम फूड खाए वो स्लिप ना हो सके। ठीक है, ताकि फूड पे ग्रिप बन सके हमारे माउथ की। इसीलिए आगे वाला जो पार्ट होता है उसको हम कभी कभी रफ पैलेट भी बोलते हैं, या हम कभी उसको हार्ड पैलेट भी बोलते हैं। जो पीछे वाला पार्ट होता है उन पे, उस पार्ट पे ये पैलेटाइन रूगे एब्सेंट होते हैं, और वो वाला पार्ट जो है उसको हम स्मूथ पैलेट बोलते हैं। उसकी भी एक वजह है, उस पर पैलेटाइन रूगे प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि वो वाला पार्ट जो होना चाहिए, वो वाला पार्ट स्मूथ होना चाहिए ताकि फूड आसानी से स्वालो हो सके। अब जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, जो लास्ट, जो पिछले वाले साइड से हैं या पोस्टीरियर साइड से हैं, उसके एंड पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम वुल्वा बोलते हैं। ठीक है, ये जो वुल्वा है ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इन नेजल केविटी। ये नेजल केविटी में फूड जाने नहीं देता। इसको हम विलियम पैलेटाई भी बोलते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट कंटेन्स अ बेल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड वुल्वा। इसको हम विलियम पैलेटाई भी बोलते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होता है? ये बेटा इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि फूड जो हम स्वेलो करते हैं वो नेजल केविटी में ना जाए। तो ये बेटा आपका पैलेट कंप्लीट हो गया। तो पैलेट में आपने क्या याद रखना है? पैलेट जो है, पैलेट के दो पार्ट्स होते हैं। पैलेट जो है ये बकल कैविटी का रूफ फॉर्म करता है। ठीक है, ये जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं पैलेट के। पहले अगर हम फीटल लाइफ को कंसिडर करें, फीटल लाइफ में दो पैलेटाइन बोन्स होते हैं, वो मिलके पैलेट को बनाते हैं। पैलेट के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हार्ड या रफ पैलेट होता है। आगे वाला पैलेट क्यों हार्ड या रफ पैलेट होता है? उस पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पैलेटाइन रूगे बोलते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि फूड जो है उसकी स्लिपिंग ना हो, उस पर थोड़ी सी ग्रिप बनी रहे। तो जो पोस्टीरियर साइड से पैलेट प्रेजेंट होता है, या माउथ के पोस्टीरियर साइड पे जो पैलेट होता है वो स्मूथ पैलेट होता है, उन पे पैलेटाइन रूगे प्रेजेंट नहीं होते, और वो इसलिए ताकि फूड जो है आसानी से स्वालो हो सके। जो ये पोस्टीरियर पार्ट होता है सॉफ्ट पैलेट का, वहाँ पे एक बेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम यूल्वा बोलते हैं, जिसको विलियम प्लेटाई भी बोलते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होता है? ये फूड को इंटर नहीं होने देता नेजल केविटी में। चलिए आगे। इसके बाद जो बकल केविटी में नेक्स्ट
ऑर्गन है उसको हम टंग बोलते हैं। टंग जो है, आप आराम से टंग को देख सकते हो, ये ऐसा पार्ट है जो मस्कुलर ऑर्गन होता है, कंप्लीटली मस्कुलर ऑर्गन होता है, और ये हम इसको हम प्रोट्रूड कर सकते हैं, मतलब माउथ से बाहर ला सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है प्रोट्रूसिबल एंड मस्कुलर ऑर्गन। ये जो है, जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये फिक्सड होता है थ्रोट के साथ बाय ए बोन जिसको हम हायोइड बोन बोलते हैं। अगर हम टंग और हायोइड बोन को मिलाए, इन दोनों को मिला के हायोइड अपैरेट्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हायोइड अपैरेट्स किसको बोलते हैं? टंग प्लस हायोइड बोन, ठीक है, टंग प्लस हायोइड बोन। अगर आप अपनी टंग को नीचे की तरफ रोल करोगे, अगर आप अपनी टंग को नीचे की तरफ रोल करोगे, आपको वहां पे फिर से एक मस्कुलर जॉइंट दिखेगा, उसको हम लिंगुअल फ्रेन्युलम बोलते हैं, ठीक है। फिक्सड ऑन द इंफीरियर साइड विद द थ्रोट बाय लिंगुअल फ्रेन्युलम, ये याद रखिएगा। अगर आप टंग के पार्ट्स देखोगे, देखिए ये यहाँ पे टंग की डायग्राम दी गई है। जो टंग होती है, जो इसका आगे वाला पार्ट होता है और जो इसका पीछे वाला पार्ट होता है, जैसे कि मैंने पैलेट में दिखाया था, आगे वाला पार्ट जो होता है इसको हम ऑरल पार्ट बोलते हैं, जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको हम फेरेंजियल पार्ट बोलते हैं। और ये दो पार्ट्स जो होते हैं, दे आर डिवाइडेड बाय ए वी शेप्ड रिज, जिसको हम सल्कस टर्मिनलिस बोलते हैं, ये जो वी शेप्ड रिज होता है इसको हम सल्कस टर्मिनलिस बोलते हैं। अगर आप ध्यान से अपने फ्रेंड की टंग ऑब्जर्व करोगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक डिप्रेशन होती है, ठीक है, सल्कस टर्मिनलिस के बीचों बीच एक डिप्रेशन होती है, ठीक है। इस डिप्रेशन को फोरामेन सीकम कहा जाता है, इस डिप्रेशन को फोरामेन सीकम कहा जाता है। फोरामेन सीकम क्या है, फीटल लाइफ में क्या है बेटा, यहीं से जो है फोरामेन सीकम से जो है थायराइड ग्लैंड जो है वो अराइज होता है, फोरामेन सीकम से थायराइड ग्लैंड अराइड होता है। और ये जो डिप्रेशन यहाँ पे है फोरामेन सीकम, ये उसका रिमेनेंट है। ये छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये याद रखिएगा कि टंग के दो पार्ट्स हैं, एक तो आगे वाला पार्ट जिसको हम ऑरल पार्ट बोलते हैं, एक पीछे वाला पार्ट जिसको हम फेरेंजियल पार्ट बोलते हैं। और ये डिवाइडेड है बाय वी शेपर्ड रिज जिसको सल्कस टर्मिनलिस बोला जाता है, सल्कस टर्मिनलिस बोला जाता है। अब ये जो ऑरल पार्ट है ये आपको रफ दिखेगा, ऑरल पार्ट जो है ये आपको रफ दिखेगा, क्योंकि ऑरल पार्ट पे छोटे छोटे एलिवेशंस होते हैं जिनको हम पेपेली बोलते हैं। और ये जो पेपेली होते हैं ये चार डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। असल में आपको याद क्या रखना है कि ऑरल पार्ट में छोटे छोटे एलिवेशंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पेपेली बोलते हैं। अब आपकी नॉलेज के लिए, पेपेली जो हैं ये चार टाइप्स के होते हैं, चार टाइप्स के होते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। चार टाइप्स के पेपेली होते हैं, और ह्यूमन बीइंग में जो अडल्ट ह्यूमन होता है उसमें तीन ही टाइप के प्रेजेंट होते हैं। एक पेपेली है, उनको हम सर्कमवैलेट पेपेली बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत कम नंबर में होते हैं, 8 से 12, ठीक है, 8 से 12। और इस पे एक एक सर्कमवैलेट पेपेली पे 150 से 200 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो फोलिएट पेपेली हैं, ये फोलिएट पेपेली जो हैं अडल्ट ह्यूमन बीइंग पे फोलिएट पेपेली प्रेजेंट नहीं होते, फोलिएट पेपेली प्रेजेंट नहीं होते। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेपेली आर नॉट प्रेजेंट इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग, तो आप लिख सकते हो फोलिएट पेपेली। फोलिएट पेपेली जो है खाली फीटल लाइफ में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो है ये हमारे पास फंजीफॉर्म पेपेली हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपेली हैं। ये जो फंजीफॉर्म पेपेली होते हैं ये हेल्प करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ, ये हेल्प करते हैं इन द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। इस पर सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में फंजीफॉर्म पेपेली प्रेजेंट होते हैं। इसके पास लास्ट पे हमारे पास फिलीफॉर्म पेपेली होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये टेस्ट में इनका कोई रोल नहीं होता, इनका कोई रोल टेस्ट में नहीं होता। ये सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करे, ये फूड को ग्रिप कर सके, ठीक है, ये फूड को ग्रिप कर सके ताकि फूड स्लिप ना हो। तो आपने क्या याद रखा, टेस्ट के लिए कौन से पेपेली इंपॉर्टेंट होते हैं? फंजीफॉर्म पेपेली, ठीक है। फोलिएट पेपेली जो होते हैं ये अडल्ट ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट नहीं होते। फिलीफॉर्म पेपेली जो है ये किस लिए प्रेजेंट होते हैं? ताकि फूड को ग्रिप किया जाए। फिलीफॉर्म पेपेली पे कोई भी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसा कि आपको पता है टंग जो है उसका जो मेन एक फंक्शन है टेस्ट को डिटेक्ट करना, टेस्ट को डिटेक्ट करना। एग्जाम में बेटा पूछा जाता है टंग का कौन सा पार्ट कौन से टाइप का टेस्ट डिटेक्ट करता है, ठीक है, कौन से टाइप का टेस्ट डिटेक्ट करता है। हमारे पास टोटल में 5 टाइप्स के टेस्ट हैं, ठीक है। एक तो साल्टी होता है, दूसरा स्वीट, चौथा तीसरा सोर, चौथा बिटर और पांचवा उमामी। जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट होता है ये बिटर टेस्ट डिटेक्ट करता है, ये बिटर टेस्ट डिटेक्ट करता है। जो इसके लेटरल पार्ट्स होते हैं वो सोवर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। जो आगे का टिप होता है ये स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करता है। जो आगे के साइड, आगे जो पार्ट होता है टंग का उसके जो साइड्स होते हैं वो साल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं।
और जो बीच वाला सेंट्रल पार्ट होता है इसमें ज़्यादा टेस्ट बड्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन ये वाला पार्ट उमामी टेस्ट को डिटेक्ट करता है। अगर किसी को आप में से पता नहीं उमामी टेस्ट कौन सा वाला टेस्ट होता है, आप एक रा टमाटो खाना, जो पका हुआ टमाटो होगा लेकिन रा खाना, और उसका जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को हम उमामी टेस्ट बोलते हैं। आगे बढ़िए। अब देखिए, कोई ना कोई नर्व होनी चाहिए, जैसा कि आपको पता है टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई नर्व होनी चाहिए, मूवमेंट के लिए कोई ना कोई नर्व होनी चाहिए, जो तीन क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, और जो होती हैं प्रेजेंट इन द टंग। उन तीन क्रेनियल नर्व्स का नाम फेशियल नर्व, वेगस नर्व और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखेगा। कौन तीन ऐसी नर्व्स हैं जो टेस्ट के डिटेक्शन में हेल्प करती हैं? ये तीनों की तीनों क्रेनियल नर्व्स होती हैं। एक फेशियल नर्व है, दूसरा वेगस नर्व है और तीसरा ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है। ठीक है। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है टंग का, जिसको हम फेरेंजियल पार्ट बोलते हैं, वो किस उसका फंक्शन क्या होता है? पहले तो एक फंक्शन उसका ये है, वो सॉफ्ट पार्ट होता है, वहाँ से जो फूड है वहाँ से सिल्प हो जाता है और वो स्वॉलो हो जाता है। दूसरा फंक्शन ये है, उस पर लिम्फाइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उस पर लिम्फाइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और जो टंग पे लिम्फाइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको हम लिंगुअल टॉन्सल्स बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है? ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन ए है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो टंग है वो कंप्लीट हो गया। टंग में आपको याद क्या रखना है? टंग में आपको ये याद रखना है, टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें जो बोन प्रेजेंट होती हैं या जो बोन कनेक्ट करती हैं इसको थ्रोट के साथ, उसको हम हायर्ड बोन बोलते हैं। टंग और हायर्ड बोन को मिला के हायर्ड हेपेरेट्स कहा जाता है। नीचे से जो जॉइंट प्रेजेंट होता है, जो थ्रोट के साथ इसको कनेक्ट करता है, जो मस्कुलर जॉइंट प्रेजेंट होता है, उसको हम लिंगुअल फ्रेन्युलम बोलते हैं। और टंग के दो पार्ट्स होते हैं, और ये दो पार्ट्स होते हैं बाय ए वी शेपर्ड रिज, उसको सल्कस टर्मिनालिस कहा जाता है। जो पीछे वाला पार्ट हो, पोस्टीरियर पार्ट हो, उसको फेरेंजियल पार्ट कहते हैं। जो आगे वाला एंटीरियर पार्ट हो, उसको ऑरल पार्ट कहा जाता है। एंटीरियर पार्ट जो है वो रफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेपेली, और पेपेली जो है छोटे एलिवेशंस होते हैं। हमारे पास चार टाइप के पेपेली प्रेजेंट होते हैं। एक तो हमारा सर्कमवैलिएट पेपली हो गया, दूसरा फॉलिएट पेपली हो गया, तीसरा फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म। फॉलिएट पेपली प्रेजेंट इन ओनली फीटल लाइफ, ह्यूमन अडल्ट ह्यूमन में फॉलिएट पेपली प्रेजेंट नहीं होते। फंजीफॉर्म पेपली आर दोज पेपली दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। फिलीफॉर्म पेपली वो पेपली होते हैं जो खाली हम टंग में फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि फूड को ग्रिप किया जाए। ठीक है, फूड को ग्रिप किया। उसके बाद बेटा हमने क्या देखा, कौन सी नर्व्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। उसमें तीन नर्व्स आपको याद रखनी है, फेशियल नर्व, वेगस नर्व, ग्लॉसो फेरेंजियल नर्व। अगर किसी को याद नहीं रहता है, ये तीन नर्व्स आपको याद नहीं रहती हैं, तो आप ये कोड याद रखिएगा, वेव यूर फेस बिफोर ग्लास। ये कोड याद रखिएगा, वेव यूर फेस बिफोर ग्लास। ठीक है, वेव योर फेस बिफोर ग्लास। फेस मीन्स फेशियल, वेव मीन्स वेगस, ग्लास मीन्स ग्लासोफेरेंजियल। यूर और बिफोर की कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे आपको याद, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। वैसे तो ये इतना मुश्किल नहीं है। फेशियल, वेगस और ग्लासोफेरेंजियल को याद रखना, ये तीन क्रेनियल नर्व्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। उसके बाद जो फेरेंजियल पार्ट होता है उस पर लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट है, जिनको हम लिंगुअल टॉन्सल्स बोलते हैं। इन लिंगुअल टॉन्सिल्स का फंक्शन क्या होता है आगे जाके मैं जब आपको फेरिंग्स पढ़ाऊंगा वहाँ पे आपको मैं इनका फंक्शन बता दूंगा। आगे बढ़िए। इसके बाद जो हमारा पार्ट होता है जो बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो ऑर्गन होता है जो बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है, उनको उसको हम टीथ बोलते हैं। देखिए बेटा, जैसा कि आप आराम से टीथ को देख सकते हैं, जो वाला पार्ट आपको टीथ का दिखता है उसको हम क्राउन बोलते हैं। हमें सिर्फ टीथ का क्राउन वाला पार्ट दिखता है, नेक और रूट आपको नहीं दिखता। क्राउन जो है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसको हम एनेमल बोलते हैं। सबसे हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, एनेमल। ये जो एनेमल होता है ये प्रोड्यूस होता है बाय सम सेल्स जिनको हम अमीलोब्लास्ट्स बोलते हैं। ये अमीलोब्लास्ट्स जो हैं यही एनिमल को बनाते। और ये एनिमल हार्ड क्यों होता है? इट इज़ हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन। इट इज़ हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन। इसमें फ्लोरीन प्रेजेंट होता है और इसी फ्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से ये हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है। और ये एनिमल प्रोड्यूस कैसे होता है? ये प्रोड्यूस होता है बाय द ग्रुप ऑफ सेल्स, या इनको एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती हैं जिनको हम अमीलियोब्लास्ट्स बोलते हैं। उसके बाद जो नेक और रूट है इस पर जो कोटिंग प्रेजेंट होती है उसको हम सीमेंट बोलते हैं, या इसको सीमेंटम भी कहा जाता है। ये भी हार्ड कोटिंग होती है बट नॉट एज हार्ड एज एनिमल। ठीक है, एनिमल जितना हार्ड नहीं होता, उससे थोड़ा सॉफ्ट ही होता है। सीमेंट जो होता है, या इनको इसको सीमेंटम भी कहा जाता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम सीमेंटोब्लास्ट्स बोलते हैं। इनको हम सीमेंटोब्लास्ट्स बोलते हैं। आगे बढ़िए। अगर हम एक टीथ को इंटरनली देखें, इंटरनली टीथ में पल्प प्रेजेंट होता है। पल्प हम किसको बोलते हैं? पल्प हम ब्लड वेसल्स और नर्व्स को बोलते हैं। और ये जो इंटरनली पल्प प्रेजेंट होता है, अगर आप एक टीथ को देखोगे, इंटरनली जो आपको पल्प प्रेजेंट होता है टीथ में, उसको इंटरनली एक सब्सटेंस कवर करता है जिसको आप डेंटाइन बोलते हो, जिसको आप डेंटाइन बोलते हो। ये जो डेंटाइन होता है, अगेन ये एक हार्ड मटेरियल होता है लेकिन इनेमल जितना हार्ड नहीं होता, लेकिन सीमेंटम से हार्ड होता है।
डेंटाइन जो प्रोड्यूस होता है ये भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती हैं जिनको हम ओडेंटोब्लास्ट्स बोलते हैं। तो अगर आपको याद रखना है एनिमल को कौन सी सेल्स बनाती हैं, उनको हम एमिलोब्लास्ट्स बोलते हैं, सीमेंटम को सीमेंटोब्लास्ट्स बनाती हैं, और डेंटाइन को ओडेंटोब्लास्ट्स बनाती हैं। और हमारे जो टीथ होते हैं वो सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन से सॉकेट्स? जो आपकी मैक्सिला बोन है और आपका मैंडिबल, जो ये दो बोन्स हैं, उनमें सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं। और वहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट होता है बिटवीन द बोन, मैक्सिला और मैंडिबल, जो ये बोन्स प्रेजेंट है, मैक्सिला हो या मैंडिबल हो, दोनों बोन्स में टीथ प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उस जॉइंट को हम गम फॉसिस बोलते हैं। द जॉइंट बिटवीन रूट ऑफ टूथ एंड मैक्सिला और मैंडिबल इज कॉल्ड गम फॉसिस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखिएगा। अभी मैंने कहा पल्प में ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। इसमें जो नर्व प्रेजेंट होती हैं, अगेन वो एक क्रेनियल नर्व होती हैं, उसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, इसका दूसरा नाम डेंटिस्टस नर्व भी है। ठीक है, इसको डेंटिस्टस नर्व भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये टीथ में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसको ट्राइजेमिनल नर्व भी कहा जाता है, इसको डेंटिस नर्व भी कहा जाता है, इसको फिफ्थ क्रेनियल नर्व भी कहा जाता है। जो ह्यूमन बीइंग में टीथ प्रेजेंट होते हैं, अगर आप ह्यूमन बीइंग के टीथ ऑब्जर्व करोगे, ये देखिए, ह्यूमन बीइंग में टोटल में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। मैं भी बताऊंगा क्लासिफिकेशन। पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ ह्यूमन बीइंग के टीथ की। देखिए, कहा जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग के टीथ होते हैं, दे आर थीकोडोंट, दे आर डाइफायोडोंट, दे आर ब्यूनोडोंट एंड दे आर हेटेरोडोंट। अब हम किसको थीकोडॉट कहेंगे, डाइफायोडॉन्ट किसको कहेंगे, ब्यूनोडॉन्ट किसको कहेंगे और हेट्रोडॉन्ट किसको कहेंगे? ध्यान से देखिएगा बेटा, जब टीथ जो हो वो सॉकेट्स में प्रेजेंट हो, ऐसे टीथ को हम थीकोडॉन्ट बोलते हैं। Thecodont teeth are those which are present in sockets of mandible and maxilla। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारे ह्यूमन बींग्स में जो टीथ होते हैं दे आर प्रेजेंट इन सॉकेट्स ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला। इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन बींग में जो टीथ होते हैं दे आर थीकोडॉन्ट। तो थीकोडॉन्ट कौन से टीथ होते हैं? जो प्रेजेंट होते हैं इन सॉकेट्स ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला। अब उसके बाद है डाइफायोडॉन्ट। देखिए बेटा, आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं 6 महीने के बाद बच्चे के थोड़े थोड़े टीथ आने लगते हैं, और 6 महीने के बाद जब वो बच्चा 2 साल का होता है उसमें बहुत सारे टीथ आ गए होते हैं, और धीरे 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 12 साल तक उसके टीथ आने लगते हैं। उसके बाद क्या बेटा होता है? उसके बाद ये टीथ गिरने लगते हैं। ठीक है, ये टीथ जो हैं ये गिर जाते हैं। उसके बाद 12 साल तक ये टीथ गिर जाते हैं, उसके बाद नए टीथ आने लगते हैं। जब एक लाइफ स्पैन में कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जिसके लाइफ स्पैन में 2 बार टीथ आए, जब एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में 2 बार टीथ आए, ऐसे टीथ को हम डाइफायोडोंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, दैट अपियर ट्वाइस इन लाइफ। तो ह्यूमन बींग्स में होता क्या है, 6 महीने के बच्चे में टीथ ग्रो होते हैं बराबर 2 साल तक। 2 साल के बच्चे को आप लगभग लगभग 20 टीथ देखोगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 टीथ देखोगे। उसके बाद बेटा 6 साल तक इसके ये 20 टीथ रहते हैं। उसके बाद टीथ जो हैं 12 साल तक फॉल होना स्टार्ट होते हैं, और वहाँ से नए टीथ आने लगते हैं। तो एक ह्यूमन बींग की लाइफ में 2 बार टीथ ग्रो करते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी एक डिफरेंट वजह है, वो एक अलग स्टोरी है, क्योंकि मैंडिबल मैक्सिला ग्रो करते हैं और टीथ ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मैंडिबल का जो सॉकेट होता है वो बड़ा हो जाता है और टीथ का साइज उतना ही रह जाता है और वो गिर जाता है उस सॉकेट से। इसीलिए एक नया टीथ जो है वहाँ पे ग्रो करता है। ऐसे टाइप ऑफ टीथ को हम डाइफायोडोंट बोलते हैं। तो थीकोडोंट किनको बोलेंगे? जो सॉकेट्स में प्रेजेंट हो। डाइफायोडोंट किनको बोलेंगे? जो 2 बार हो लाइफ स्पैन में 2 बार ग्रो करे टीथ। उसके बाद हमारे पास ब्यूनोडोंट है। ब्यूनोडोंट किन टीथ को हम कहेंगे? जिन टीथ में, या अगर हम एक टूथ की एग्जांपल ले, अगर एक टूथ में कस्प प्रेजेंट है, अगर आप ये वाला टूथ देखोगे जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे डायग्राम है, ये वाला टूथ आप देखोगे इस टूथ के ऊपर वाले पार्ट में, ये देखिए यहाँ पे कस्प प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कस्प प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कस्प प्रेजेंट है। वो वाले टीथ जिनमें कस्प प्रेजेंट हो, जो फ्लैट ना हो, जिनमें कस्प प्रेजेंट हो, ऐसे टीथ को हम ब्यूनोडोंट टीथ बोलते हैं। ये भी प्रॉपर्टी है ह्यूमन टीथ की। लास्ट पे है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन टीथ जो है इनकी एक खास प्रॉपर्टी है कि ये हेटेरोडोंट होते हैं। हेटेरोडोंट मतलब ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अगर आप एक ऊपर वाले या नीचे वाले जा को लोगे, एक जा को लोगे, और आप टीथ देखोगे, आपको अलग अलग टाइप्स के टीथ देखने को मिलेंगे। ये देखिए, पहले यहाँ पे आपको 4 इंसाइजर्स मिलेंगे, 4 इंसाइजर्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको 2 कैनाइन्स मिलेंगे, यहाँ से एक, यहाँ से एक। मैं अलग डिफरेंट कलर से दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको 2 कैनाइन्स मिलेंगे। ये लीजिए, ये एक कैनाइन है, ये एक कैनाइन है, ये आपको कैनाइन्स मिलेंगे। उसके बाद जो है, कैनाइन्स के बाद आपको यहाँ पे प्रीमोलर्स दिखेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे 2 प्रीमोलर्स हैं, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2। उसके बाद आपको 3 मोलर्स दिखेंगे। ये मैंने एक जा को दिखाया, ऐसे ही सिचुएशन ऊपर वाले जा की भी होती है। तो जब
ऐसे जब टीथ डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट हो, जब टीथ एक ऑर्गेनिज्म में टीथ डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट हो, उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो, तो ऐसे टीथ को हम हेट्रोडोंट बोलते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं टीथ्स की, जैसे कि वो सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं इसलिए उनको थीकोडोंट बोलते हैं, वो 2 बार ग्रो करते हैं इसलिए उनको डाइफायोडोंट बोलते हैं, उनमें कस्प प्रेजेंट होते हैं इसलिए उनको ब्यूनोडोंट बोलते हैं, और वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं इसलिए उनको हेट्रोडोंट बोलते हैं। इसलिए ये जो है, जो ह्यूमन बींग्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पूछी जाती हैं, इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, थीकोडोंट का मतलब क्या है, डाइफायोडोंट का मतलब क्या है, ब्यूनोडोंट का मतलब क्या है, हेट्रोडोंट का मतलब क्या है, या पूछा जाता है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ह्यूमन बींग की टीथ की है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ह्यूमन टीथ जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला, अगर मैं ये डायग्राम फिर से आपको दिखाऊं और इस डायग्राम पे मैं आपको डेंटल फार्मूला सिखाता हूँ। देखिए, डेंटल फार्मूला जो है उसको कैसे लिखा जाए, ये देखिए। हम एक जा लेते हैं, या तो ऊपर वाला जा लेंगे या तो नीचे वाला जा लेंगे। मैंने अभी नीचे वाला लिया था, अब मैं ऊपर वाला जा लूँगा, और उस जा का एक जा के बराबर 2 हिस्से करेंगे। ये लीजिए, मैं बराबर 2 हिस्से करूँगा। इंसाइजर्स जो होते हैं, सबसे बीच वाले दांत होते हैं, और हमारे पास 4 इंसाइजर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 मैं इस साइड से डालूंगा, 2 इस साइड से डालूंगा, बीच में मैं लाइन डालूंगा। ये लीजिए, बीच में मैंने लाइन डाली। मैं एक साइड के दांत लिखूंगा, जो अलग अलग टाइप्स हैं उनके नंबर्स लिखूंगा, उनके नंबर्स लिखूंगा। ये लीजिए, यहाँ से 2 इंसाइजर्स हैं, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। उसके बाद एक कैनाइन है, एक साइड लिखना है एक जा का, वन साइड ऑफ वन जा और वन हाफ ऑफ वन जा, इसलिए मैंने 2 लिखा। 2 इंसाइजर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा। एक कैनाइन प्रेजेंट है, मैंने 1 लिखा। 2 प्रीमोलर्स प्रेजेंट है, मैंने 2 लिखा। और लास्ट पे 3 मोलर्स प्रेजेंट है, मैं 3 लिखूंगा। ये ऊपर वाले पार्ट का मैंने लिखा। ऐसे ही मुझे नीचे वाले पार्ट का लिखना है, लेकिन नीचे वाले हाफ का लिखना है, पूरे जा का नहीं लिखना, हाफ का लिखना है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में मुझे लिखना है। तो नीचे वाला हाफ भी ऐसा ही होगा ना जैसा ऊपर वाला हाफ था। 2 इंसाइजर्स, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स, 3 मोलर्स, तो मैं लिखूंगा 2 1 2 3। दिस विल बी द डेंटल फॉर्मूला ऑफ अ अडल्ट ह्यूमन। अडल्ट ह्यूमन में 2 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1 2 3 डेंटल फॉर्मूला होती हैं। ये हाफ टीथ की डेंटल फार्मा होती हैं। जो 2 जा होते हैं उनको हम 2 हाल्स में डिवाइड करते हैं और एक हाफ की डेंटल फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। 2 हाफ्स की बराबर नहीं लिखते। अगर आप देखोगे टोटल इनका नंबर जो आएगा, 3 + 2 = 5 + 1 = 6 + 2 = 8, ऊपर वाले का 8 आएगा, नीचे वाले का भी 8 आएगा। 8 + 8 = 16। तो अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं। हाफ का अगर आप इसका हाफ करोगे वो 16 आएगा। तो डेंटल फॉर्मूला जो होती हैं वो दोनों जाज का हाफ किया जाता है और डेंटल फॉर्मूला लिखी जाती हैं। तो अडल्ट ह्यूमन बीइंग की जो डेंटल फॉर्मूला होती है वो एग्जाम में बेटा पूछी जाती है, 2 1 2 3 डिवाइड बाई 2 1 2 3। दिस इज़ फॉर इंसाइजर्स, दिस इज़ फॉर कैनाइंस, दिस इज़ फॉर प्रीमोलर्स एंड दिस इज़ फॉर मोलर्स। कभी कभी बेटा क्या होता है, एग्जामिनर जो है डेंटल फॉर्मूला जो है वो बच्चे की पूछता है, या वो पूछता है व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। मिल्क टीथ मीन्स वो टीथ जो बच्चे में प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चे में क्या होता है बेटा, प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए मैंने प्रीमोल्स की जगह 0 लिखा है। कैनाइन बेटा प्रेजेंट होता है। इंसाइजर्स बराबर 2 होते हैं एक हाल में, लेकिन मोलर्स जो हैं वो 3 की जगह 2 ही होते हैं। इसलिए जो मिल्क टीथ हैं या बच्चों की जो डेंटल फार्मूला है डेट इज़ 2102 डिवाइडेड बाई 2102। टोटल नंबर ऑफ टीथ उनमें 20 होते हैं, अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32 होते हैं। आप गिन के कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये हमारे बकल केविटी के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स हो गए। अब बकल केविटी में जो भी ऑर्गन्स थे, जो पैलेट पैलेट था, टंग थे और टीथ थे, वो सारे खत्म हो गए। अब हम इसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उनको देखते हैं। देखिए बेटा, बकल केविटी में मशहूर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ बोलना मैं आपको भूल गया था, ये जो ह्यूमन बींग्स में लास्ट वाले मोलर्स होते हैं, ये मोलर, ये मोलर, ये वाला, ये मोलर, इनको हम विजडम टीथ भी कहते हैं। इनको विजडम टीथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 18 साल के बाद आते हैं, कभी कभी 23 ईयर, कभी कभी 25 ईयर। तो 18 साल के बाद कभी भी आ जाते हैं, इसलिए इनको विजडम टीथ कहा जाता है। ये जो ह्यूमन बींग में विजडम टीथ होते हैं और जो कैनाइंस होते हैं, दे आर वेस्टिजल। इनका ह्यूमन बींग में कोई काम नहीं होता है, दे आर वेस्टिजल ऑर्गन्स। आगे बढ़ते हैं। अब जो माउथ होता है ह्यूमन बींग में, उसमें स्लेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें स्लेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और 3 तरह के स्लेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हम पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, एक को हम सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल ग्लैंड बोलते हैं, एक हो गया हमारा सब लिंगुअल। हम स्टार्ट करेंगे विद पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो 2 प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में 2 पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस हैं उसके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस जो हैं उसके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं
पैराटिड ग्लैंड्स, या आप कह सकते हो जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हैं उसके बिल्कुल नीचे पैराटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक जो राइट वाली एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसके नीचे एक पैराटिड ग्लैंड, जो लेफ्ट वाली एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसके नीचे दूसरे पैराटिड ग्लैंड, तो टोटल में दो पैराटिड ग्लैंड होते हैं। सबसे लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड जो होता है दैट इज पैराटिड ग्लैंड। इसकी जो डक्ट होती हैं जहाँ से ये अपनी सिक्रीशंस पास करता है उस डक्ट को हम बेटा स्टेनसन्स डक्ट बोलते हैं। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैराटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम बेटा स्टेनसन्स डक्ट बोलते हैं। ये इसकी लोकेशन होगी पैराटिड ग्लैंड की। लोकेशन इसकी जो है लोअर साइड ऑफ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस, या आप बोल सकते हो लोअर साइड ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टेनसन्स डक्ट होता है इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको बता देता हूँ। जो आपका सेकंड मोलर टीथ होता है, अगर आप अपनी उंगली अपने वेस्टिब्यूल में डालोगे, अगर आप अपनी उंगली अपने टीथ दोनों ऊपर वाला जो जा है नीचे वाले जा के साथ मिलाओगे और अपनी लिप्स के थ्रू पीछे वाले टीथ की तरफ अपनी उंगली डालोगे, जो सबसे लास्ट वाला मोलर जो सबसे लास्ट वाला टूथ होगा उसको हम थर्ड मोलर बोलते हैं। जो विजडम टीथ होता है अगर किसी में नहीं है तो सबसे लास्ट वाला उसका सेकंड मोलर होगा। इसी सेकंड मोलर के इसी सेकंड मोलर के ऊपर स्टेनसन्स डक्ट की ओपनिंग होती है। आप इसको, ये थोड़ी सी रफ जगह वहाँ पे होती है, आप इसको उंगली से फील भी कर सकते हो, जिसको आएगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज पैराटिड ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट होता है, दो होते हैं टोटल इन नंबर, ये याद रखना है। ये इसकी जो डक्ट होती है जहाँ से अपनी सिक्रीशंस पास करता है उसको हम स्टेनसन्स डक्ट बोलते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा ग्लैंड है आफ्टर पैराटिड ग्लैंड इट इज सब मैक्सिलरी, या इसको सब मैंडिबल ग्लैंड बोलते हैं। ये भी दो इन नंबर होते हैं, ये भी दो होते हैं। इसकी लोकेशन अगर देखी जाए, जो आपकी मैंडिबल बोन होती है, ठीक है, जो आपकी मैंडिबल बोन होती है, जब आप बेटा स्कल्टल सिस्टम पढ़ोगे, जब आप मैंडिबल की पे जो प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं वो पढ़ोगे, वहाँ पे एक प्रोसेस प्रेजेंट होती है जिसको आप रैमी बोलते हैं। रैमी एक प्रोसेस प्रेजेंट होती है मैंडिबल, उसी रैमी के पास एक साइड से एक प्रोसेस रैमी प्रेजेंट होती है, मेंडल की दूसरे साइड दूसरी रैमी प्रेजेंट होती है, तो ये दो प्रोसेस होती हैं। इसी रैमी के सामने ये जो है ये दो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये मीडियम साइज का होता है, मतलब पैराटिड ग्लैंड से छोटा होता है बट सब लिंगुअल ग्लैंड से बड़ा होता है। इसकी जो डक्ट होती है उसको वार्टन्स डक्ट कहा जाता है। इसकी जो डक्ट होती है उसका नाम जो है इट इज़ वार्टन्स डक्ट। और ये जो डक्ट ओपन होती हैं, ये ओपन होती हैं बेटा बकल केविटीज के नीचे, बकल केविटी के नीचे, जो आपके सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, जो आपके सेंट्रल इंसाइजर्स होते हैं नीचे वाले, जो आपके सेंट्रल इंसाइजर्स होते हैं उसके बिल्कुल नीचे, सेंट्रल इंसाइजर्स के बिल्कुल नीचे इसकी जो डक्ट है वार्टन्स डक्ट, ये अपनी सिक्रीशंस वहाँ पे छोड़ देती हैं। उसके बाद जो तीसरा ग्लैंड है दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। ये भी बेटा दो इन नंबर होते हैं। अगर इसकी लोकेशन देखी जाए, ये टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दोनों ग्लैंड्स जस्ट बिलो द टंग प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो डक्ट होती हैं बेटा, एक डक्ट नहीं होती, इसमें एक डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, इसमें बहुत सारी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, एक कलेक्शन ऑफ डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं डक्ट्स ऑफ रेविनस। उन डक्ट्स को हम डक्ट्स ऑफ रेविनस बोलते हैं। स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, दो इन नंबर होते हैं, दो होते हैं, टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और इनमें जो सबसे बड़ी डक्ट होती हैं उसको हम बार्थोलिन्स डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बार्थोलिन्स डक्ट बोलते हैं। ये आपके तीन ग्लैंड्स हो गए जो सेलिवरी ग्लैंड हैं, ये आपके प्राइमरी तीन सेलिवरी ग्लैंड्स हैं। इसके बगैर भी बेटा तीन और सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यूबर्स ग्लैंड है, वेबर्स ग्लैंड है, नोहन्स ग्लैंड है, वो बेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब ये जो सेलिवरी ग्लैंड है ये प्रोड्यूस क्या करता है, ये प्रोड्यूस क्या करता है, ये जो सेलिवरी ग्लैंड्स बेटा होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एक जूस, उसको हम सेलिवा बोलते हैं। अब इस सेलिवा में होता क्या है, इस सेलिवा में होता क्या है, पहले ये चीज़ याद रखिएगा। ह्यूमन बॉडी जो है या एक नॉर्मल ह्यूमन बींग जो है पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर सेलिवा प्रोड्यूस करता है, 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ सेलिवा पर डे प्रोड्यूस करता है। इस सेलिवा में 98 to 99% वाटर होता है। 98 to 99% इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है दैट इज कंपोजिशन होता है दैट इज वाटर। उसके बगैर 1 से 1.5% इसमें सोडियम होता है, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस और सोडियम आयंस, क्लोरीन आयंस और पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। और कुछ एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि लाइसोजाइम है और इम्यूनोग्लोबिन ए है। और इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है बेटा जिसको हम सेलिवरी एमाइलेज बोलते हैं, या इसको कभी कभी टाइलिन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ये याद रखने की बात है कि कितना सेलिवा दिन में बनता है। सेलिवा की कंपोजिशन क्या है, 98 to 99% वाटर, और इसमें कुछ कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, और इसमें कौन से बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें एक ही एंजाइम बेटा प्रेजेंट होता है दैट इज सेलिवरी एमाइलेज, और इसको टाइलिन भी कहा जाता है। ये जो बेटा सेलिवा है इसका जो पीएच होता है दैट इज 6.8, थोड़ा सा एसिडिक होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है दैट इज 6.8। सेलिवरी एमाइलेज जो इसमें एंजाइम होता है इसका काम क्या होता है। सेलिवरी एमाइलेज, या कभी भी जब एमाइलेज एंजाइम का नाम आए आपको समझ जाना चाहिए कि ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में यूज़ होगा। ऐसे ही सेलिवरी एमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में यूज़ होता है। ये बेटा स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। 30% स्टार्च डाइजेशन यही माउथ में हो जाती है। 30% स्टार्च डाइजेशन जो है माउथ में या एसोफेगस में, लेकिन सेलिवरी एमाइलेज की वजह से हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे बेटा लिखा है सेलिवरी एमाइलेज डाइजेस्ट 30% ऑफ स्टार्च। अगर हम स्टार्च को देखें,
स्टार्च को सिलिवरी अमाइलेज कन्वर्ट करता है इनटू डाइसैकेराइड। स्टार्च जो है एक पॉलीसैकेराइड है, इसको कन्वर्ट करता है इनटू माल्टोज या आइसोमाल्टोज जो डाइसैकेराइड्स होते हैं, या कभी कभी लिमिट डेक्सट्रोज भी जो डाइसैकेराइड्स होते हैं। करता कौन है? एक एंजाइम करता है जिसका नाम सिलिवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहा जाता है। ये जो सिलिवरी अमाइलेज एक्ट करता है ऑन स्टार्च, या जो सिलिवरी अमाइलेज की एक्शन है, इसके लिए क्लोरीन आयंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिवरी अमाइलेज इज एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन आयंस। क्लोरीन आयंस इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो यहाँ से फूड निकला, अब जो माउथ से फूड निकला, इसको अब बाउलस कहा जाता है। नाउ द फूड इज कॉल्ड बाउलस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑर्गन प्रेजेंट है आफ्टर बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद जो हमारा ऑर्गन है दैट विल बी फेरिंग्स। फेरिंग्स जो बेटा होता है ये एक ट्यूब लाइक पैसेज होती है, ट्यूब लाइक पैसेज होती है और कॉमन पैसेज होती है फॉर नेजल केविटी एंड बकल केविटी। बकल केविटी से फूड जाता है और नेजल केविटी से एयर चला जाता है, इन दोनों का एक कॉमन पैसेज होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। इट्स अ ट्यूब लाइक पैसेज फ्रॉम नेजल केविटी टू लायरिंग्स। लायरिंग्स तक एक कॉमन पैसेज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इस फेरिंग्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। एक तो इसका नेजोफेरेंक्स हो गया, दूसरा उसका ओरोफेरेंक्स हो गया, और तीसरा पार्ट इसका लाइरिंजोफेरेंक्स हो गया। ठीक है, ये इसकी पोजीशन की वजह से इसके पार्ट्स बनाए गए हैं। अगर आप इसकी डायग्राम देखोगे, ये देखिए बेटा, ये जो है यहाँ से नेजल केविटी से स्टार्ट, ये हमारी ये नेजल केविटी हो गई, दिस इज बकल केविटी। नेजल केविटी से यहाँ से बराबर लायरिंग्स तक ये जो पैसेज हैं इसको फेरिंग्स कहा जाता है। अब जो पार्ट है फेरिंग्स का टुवर्ड्स नेजल केविटी, इसको नेसोफेरिंग्स कहा जाता है। जो बकल केविटी की तरफ जो फेरिंग्स का पार्ट है इसको ओरोफेरिंग्स कहा जाता है। जो नीचे की तरफ लायरिंग्स की तरफ जो इसका पार्ट है उसको लायरिंजियोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स भी कहा जाता है। ठीक है, फायरिंग्स जो है, फायरिंग्स जो है, अगर आप फायरिंग्स को देखोगे, इसमें कुछ खास चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसमें लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसमें 4 लिम्फॉइड टिश्यू बेटा प्रेजेंट होते हैं। एक तो नेजोफेरेंजियल टॉन्सल हो गया जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारा ट्यूबल टॉन्सल हो गया जो यहाँ पे बेटा प्रेजेंट होते हैं। तीसरा हमारा पैलेटाइन टॉन्सल हो गया जो सॉफ्ट पैलेट के पीछे वाले पार्ट पे होते हैं। ठीक है, और चौथा हमारा लिंगवल पैलेट हो गया, सॉरी बेटा, ट्यूबल पैलेट यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और लिंगवल पैलेट पैलेट जो होते हैं वो टंग के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, ट्यूबल पार्ट जो यूस्ट्रियन ट्यूब होता है हमारा उसके पास प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारे 4 टॉन्सल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम नासोफेरेंजियल टॉन्सल, ट्यूबल टॉन्सल, पैलेटाइन टॉन्सल और लिंगवल टॉन्सल बोलते हैं, इनको कलेक्टिवली वाल्डियर्स रिंग कहा जाता है। वाल्डियर्स रिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेटा? ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन ए बोलते हैं, और ये जो इम्यूनोग्लोबिन ए बेटा होता है ये बैक्टीरियाज को मारता है। ठीक है, इसलिए इसको वाल्डियर्स रिंग कहते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कभी कभी क्या बेटा हो जाता है, ये जो नेजोफेरेंजियल टॉन्सल है इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, या इसकी इन्फ्लेमेशन जब होती है इससे एक डिजीज़ कॉज होती है, उसको हम एडिनॉइड्स बोलते हैं, उसको हम एडिनॉइड्स बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजोफेरेंजियल टॉन्सल कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एडिनॉइड्स। और ये जो एडिनॉइड्स हैं इसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी बेटा क्या होता है, ये जो हमारा पैराटिड ग्लैंड है उसकी इन्फेक्शन हो जाती है बाय वायरस कॉल्ड पैरामेक्सोवायरस। जब पैराटिड ग्लैंड की इन्फेक्शन हो जाए बाय पैरामेक्सोवायरस, उस कंडीशन को हम मम्प्स बोलते हैं। नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर डिजीज़ है, उस कंडीशन को हम मम्प्स बोलते हैं। What's mumps? Mumps is the infection of parotid gland by paramyxovirus. What is adenoids? Adenoids is inflammation of nasopharyngeal tonsil. ये 4 टॉन्सल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन 4 को कलेक्टिवली वाल्डियर्स रिंग कहा जाता है। ये हेल्प करते हैं टू किल बैक्टीरिया। जो अब आपका लैरिंग्स होता है, यहाँ पे डायग्राम पे देखिए, जो ये लैरिंग्स होता है ये वाला पार्ट, दिस इज लैरिंग्स। ये जो लैरिंग्स है इस पे एक मेम्ब्रेनस कवरिंग प्रेजेंट होती है ताकि लैरिंग्स में फूड पार्टिकल्स ना चले जाए, उसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, उसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जो हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम सिर्को ओएसोफेगियस स्फिंक्टर बोलते हैं। तभी मैंने बेटा यहाँ पे लिखा है लैरिंग्स इज गार्डेड बाय अ कार्टिलेज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। लैरिंग्स इज गार्डेड बाय अ कार्टिलेज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ईसोफेगस इज गार्डेड बाय सिर्को ओएसोफेजियल स्फिंक्टर। दिस कंप्लीट्स और फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा पहला पार्ट है बेटा वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम बेटा क्या करेंगे, वी विल स्टडी एसोफेगस एंड स्टोमक एंड
और उसके जो ग्लैंड्स होंगे और सिक्रीशंस जो होंगे, ठीक है। जो सिक्रीशंस होगी, एनाटॉमी होगी स्टोमक की और एसोफेगस की, वो सारी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट लेक्चर होगा जहाँ पे हम इंटेस्टाइन्स, लिवर और पेनक्रियाज पढ़ेंगे। 3 लेक्चर्स में बेटा कंप्लीट होगा। छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, अगर मैं एक लेक्चर का वीडियो बनाता बहुत लंबा वीडियो हो जाता और आपको मुश्किल हो जाता, ठीक है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे लंबा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी में से पूछे जाएंगे, ठीक है। जो मैंने कंटेंट आपको दिया इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। चलिए बाय।